ठीक है बेटे, लास्ट टाइम ये टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद डाइपोल। अगर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म में प्लेस किया तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल स्टोर होगी, इसका फॉर्मूला किया था माइनस पी डॉट ई। अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है तो क्या मीनिंग होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अगर पोटेंशियल पॉजिटिव पीई आती है तो क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे स्टेबल, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो अनस्टेबल। ये ओरिएंटेशन के ऊपर एक एमसीक्यू क्वेश्चन आता होता है, ये हमने टॉपिक कर लिया था खत्म। बाकी इसके न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। पोटेंशियल कंप्लीट हो गया। पोटेंशियल कंप्लीट होने के बाद कैपेसिटर शुरू करना हमने, नया टॉपिक। ठीक है, तो कैपेसिटर से पहले हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की प्रॉपर्टी अपनी कॉपी पे लिखो, हेडिंग डालो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में, पेपर में आएगा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। इनमें जितनी भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना, उनके कंक्लूजन स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखे होंगे। 4 कंक्लूजन लिखे होंगे। दे विल आस्क व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कंडक्टर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर द कंडक्टर, ऐसे। तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। थ्योरी में कभी क्वेश्चन नहीं आता राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर, ऐसा नहीं आएगा, एमसीक्यू में आएगा। या 2 स्टेटमेंट दिए होंगे, वो बोलेंगे असर्शन दिया होगा, रीजन दिया होगा, फिर आपको पता करना है बोथ असर्शन रीजन ट्रू, बोथ फॉल्स, दोनों ट्रू है बट दे आर नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच अदर, और रीजन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऐसे क्वेश्चन। ये तो पता है ना आपको। 1 या 2 असर्शन रीजन क्वेश्चन अभी आने ही आने हैं, फाइनल में 3 आते हैं। अभी 40 मार्क्स पर है, 1 आएगा या 2 असर्शन रीजन क्वेश्चन। तो कहां से आने हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उस पर असर्शन रीजन आता है। इक्यू पोटेंशियल सरफेस, उस पर आता है। और तीसरा टॉपिक कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहां जीरो होती है, ये आपने याद रखना है। अगर आपने कंडक्टर को चार्ज कर दिया, सारा चार्ज कहां आएगा, सरफेस। चाहे अंदर से हॉलो हो चाहे भरा हो, चार्ज कहां आना है। चाहे मेटल की बॉल हो, थिक बॉल हो, चाहे अंदर कैविटी हो, चार्ज हमेशा सरफेस पे। और चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, यूनिफॉर्म के नॉन यूनिफॉर्म। जैसे अगर ये मेटल होती है, यहां पे चार्ज आपने किया, ठीक है, और आपने विद इन इंस्टेंट नोटिस करोगे वो सारा चार्ज यहां नहीं होगा, पूरी बॉडी के सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट अंदर कितना चार्ज आएगा। सो पेपर में आपको क्वेश्चन आया, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे कहां रखें। क्या इस रूम में अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, लग रही है। कौन लगा रहा है, क्योंकि विंडोज ओपन है और ये जो बिल्डिंग के कॉर्नर पिलर बने हुए, पिलर्स में हमारे पास आयरन है, बाकी जगह पे आयरन नहीं है, तो इट इज नॉट ए कंडक्टर। बट कार एक कंडक्टर है प्रॉपर, बस भी क्या है, नियरली ए कंडक्टर। कोई भी स्टील केज है, कंडक्टर है। ठीक है, अगर आपने किसी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड से, कहां रखोगे, कंडक्टर के अंदर। ठीक है, कहां पे रखना है, इंसुलेटर के नहीं, कंडक्टर के अंदर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या कहना है, तो पहली लाइन लिख लो, साथ में लिख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग लिख लो। फिर लिखो इसको, प्रथम कॉपी खोल लो। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एट द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा क्या होती है, टेंजेंट होती है कि नॉर्मल होती है। ये भी लर्न किया हमने, इसका रीजन मैंने लास्ट क्लास में लिखवा दिया था। ये प्रॉपर्टी है अंडरस्टैंडिंग, ये लर्निंग वाला क्वेश्चन है कि फील्ड हमेशा सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये लर्निंग है, ये क्यों परपेंडिकुलर होती है, ये अंडरस्टैंडिंग है। मैंने क्वेश्चन लास्ट क्लास में सॉल्व कराया होगा, तो हमने प्रीवियस लेक्चर जब देखने उसमें मैंने प्रॉपर बताया कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, और आपने ये भी रखना है, यहां पे लिखा हुआ है, अगर किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, चार्ज सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है कि किसी जगह पे ज्यादा, किसी जगह पे कम होता है। अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट आया, हर जगह पे पोटेंशियल क्या होगा फिर, तो क्या चार्ज वहां पे अपने आप मूव करेगा, क्यों नहीं मूव करेगा। अगर चार्ज को मूव करवाना है आपको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। अगर ये फोर्स हुई परपेंडिकुलर, इसमें कोई कंपोनेंट टेंजेंट होगा नहीं ना। अगर कोई ना कोई कंपोनेंट टेंजेंट होता, चार्ज क्या करता, मूव करता। ये लाइन लिखी हुई है कि फ्री चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर वुड देन एक्सपीरियंस फोर्स एंड मूव, बट ऐसा हो नहीं रहा। अगर आपने बॉडी को चार्ज किया, वो सरफेस पे स्टिल होकर बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे क्या होती है, टेंजेंट होती है कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। वेरी इंपॉर्टेंट, टेंजेंट कभी नहीं होती। ठीक है, अच्छा कर लिया नोट सेकंड पॉइंट। सिर्फ सेकंड पॉइंट इतना लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, बस इतना लाइन लिख लो।
थर्ड पॉइंट, there is no excess charge at any point inside the conductor. एक्सेस का मीनिंग क्या हुआ? ये वो वाला चार्ज है जो ना किसी ने अट्रैक्ट किया ना किसी ने रिपेल किया, उसको बोलते हैं एक्सेस चार्ज. फ्री चार्ज है एक्सेस. कोई भी चार्ज कहीं नहीं होता है. एंड एनी चार्ज मस्ट रिसाइड एट द सरफेस. ये हमने पढ़ लिया हुआ है कि सारा चार्ज कहां पे होता है. कभी आपने नोटिस किया कि किसी बॉडी को टच करें करंट बढ़ जाता है? वो कौन सी स्टैटिक ही होती है. मान लो चलते चलते मैंने इसको टच किया तो वो करंट पड़ा, दिस मीन इसकी बॉडी के ऊपर चार्ज था. कहां पे चार्ज था? सरफेस पे के अंदर. और वो एक्सेस था कि बाउंड था. अगर बाउंड होता ना तो मेरी बॉडी के विच कभी ना आंदा. अगर मेरे को टच करके करंट पड़ रहा है, इसका मतलब चार्ज मेरी बॉडी के अंदर मूव किया, वो कौन सा चार्ज था? एक्सेस. और एक्सेस चार्ज कहां पे होता है? सरफेस पे. भूलना नहीं है. एमसीक्यू, असर्शन, रीजन इन्हीं टॉपिक के ऊपर आते हैं. ठीक है. अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लिखो पॉइंट 4, वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो बहुत ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं. फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर. यहां पे चार्ज Q है, यहां पे चार्ज कैपिटल Q है, इसका रेडियस R है, इसका रेडियस कैपिटल R है. ठीक है. दो कंडक्टर हैं. फोर्थ पॉइंट पे लिख लो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. वॉल्यूम का मीनिंग क्या हुआ? सरफेस पे पोटेंशियल आएगा, फील्ड आएगी. कंडक्टर के अंदर फील्ड कितनी होगी? 0. बट पोटेंशियल कितना होगा? कांस्टेंट होगा. कितना होगा? जितना सरफेस पे. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. मार्क कर लिया. अगर ए पॉइंट आंधा होएगा तो बड़े सारे क्वेश्चन आएंगे कैविटी वाले. कंडक्टर के अंदर कंडक्टर रखे हुए, ये 2 है, पेपर 3 कंडक्टर वाला क्वेश्चन भी आता है. ठीक है. और लॉजिक क्या होता है? ये लिख लिया पॉइंट. ये लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर कंसेंट्रिक कंडक्टर्स. लिख लो, या वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिख लेना. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर कंसेंट्रिक कंडक्टर. ठीक है. मार्क कर लो, पेपर से पक्का क्वेश्चन आना है. कंसेंट्रिक कंडक्टर्स के ऊपर हर साल आता है. ठीक है. लिखो क्वेश्चन. 2 कंडक्टर है. ठीक है. दो होलो कंडक्टिंग शेल्स हैं. एक का रेडियस कितना है? स्मॉल आर. एक का कितना है? एक के ऊपर चार्ज कितना है? स्मॉल क्यू. एक पे चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू. मेरे को इतना पक्का पता है कि आर इज लेस देन. ये ठीक है कि नहीं? क्या ये सर्टेनिटी है कि गलत हो सकता है? ये पक्का पता है. बट व्हाट अबाउट स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू? देयर इज एन अनसर्टेनिटी. कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है. सही गौतम, तुम्हें समझ लग रहा है? नीनी तो नहीं आई? चलो अब क्वेश्चन ध्यान से देखना. बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला. और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे जो रेडियोथेरेपी में यूज होता है. पता है रेडियोथेरेपी क्या होती है? जिनको कैंसर होता है ना, वो चंडीगढ़ पीजीआई में जाते हैं रेडियोथेरेपी करवाने. ट्यूमर बन जाता है ना बॉडी में. ट्यूमर को बिना कट लगाए रेडिएशन की हेल्प से क्या करना है? साइज ट्रिम करना है, रिड्यूस करना है. उसको बनाने के लिए वो जो इंस्ट्रूमेंट रेडिएशन एमिट करता है, वो इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल है ये वाला. अब वो इंस्ट्रूमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है. वेन डायग्राफ जनरेटर होता था, नोट्स में शायद मिलेगा आपको, या पुरानी एनसीईआरटी बुक में मिलेगा. वो इंस्ट्रूमेंट कट गया हुआ है, बट उस इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल अभी भी है. अभी हम वो प्रिंसिपल करेंगे. बेटे यहां पे 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं, ए और बी. ठीक है बेटे. इन दोनों पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है. पहले लिखो पोटेंशियल एट ए. सही गौतम, कॉपी खोल लो. लिखो पोटेंशियल एट बी. ए लिखो पहले. अगर किसी कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज Q हो और उसका रेडियस R हो, उसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल होता है KQ/R. कितना होता है? ऊपर भी यही होता है, अंदर भी. क्या ये ए पॉइंट किसके ऊपर है? छोटे कंडक्टर के ऊपर है. और सेम टाइम ए पॉइंट बड़े कंडक्टर के अंदर भी है. तो उसके ऊपर कितने पोटेंशियल मिलेंगे? 2. पहला पोटेंशियल क्या होगा? ये किसके कारण है? अब ना अंदर वाले कंडक्टर को भूल जाओ. बड़े कंडक्टर की सरफेस पे पोटेंशियल कितना है? के कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर है. उसके अंदर भी कितना होगा? के. ये पता लग गया. अब जो मैंने प्रॉपर्टी यूज की है, वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? ये की है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर कितना होता है?
जितना उसकी। अब बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ये अभी ये पॉइंट किसकी सरफेस पे है? बड़े सरफेस के, तो बड़े के ऊपर पोटेंशियल अपना यही होना है। और ये सेम पॉइंट छोटे कंडक्टर के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? कैपिटल आर डिस्टेंस पे, के स्मॉल आर? कैपिटल आर। तो किसी भी कंडक्टर के ऊपर स्मॉल क्यू चार्ज है, उससे सेंटर से आर डिस्टेंस आउटसाइड पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू बाई आर ही होता है। तो ये कितना आना था? समझ लगी? कितने शेल थे यहाँ पे? अगर 3 होते तो 3 पोटेंशियल ऐड करने पड़ते। कर लिए यहाँ पे। अब आप बताओगे कि कौन सा पोटेंशियल हाई है, इनसाइड वाला कि आउटसाइड वाला? कैसे पता चला तुम्हें? बेटे इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी भी तो है। चल रही वीडियो? बेटे क्या हुआ? बेटे देखो इधर, अगर तुम टच करोगे वो तो आउटसाइड वाले करोगे, अंदर को तो कर ही नहीं सकते। देखो इधर बेटे, VA माइनस VB कॉपी पे निकाल लो, बोलो कितना आएगा? VA माइनस VB, इसमें से इसको माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म तो कट ही गई। क्या दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है उस पर डिपेंड कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है? अंदर वाले पे। और पूरा सॉल्व करने के बाद क्या पता लगा कि VA माइनस VB वाज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कौन हाई पोटेंशियल पे है? अंदर वाला के बाहर वाला? अंदर वाला। लिखो नीचे, therefore inner conductor is always at higher potential. Inner conductor is always at higher potential. अंदर वाला कंडक्टर हमेशा की होता है हायर पोटेंशियल से होता है। Whatever may be the charge on outer conductor, whatever may be the charge on outer, बाहर वाले कंडक्टर के ऊपर जितना मर्जी चार्ज हो जाए डजंट मैटर, हाई पोटेंशियल पे कौन होगा? तो चाहे अंदर कंडक्टर के ऊपर मैं 1 मिली कूलम चार्ज रखूं, बाहर रखूं 1 बिलियन कूलम चार्ज, हाई पोटेंशियल पे कौन होगा? और अगर इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर दे तो चार्ज कहां से कहां तक मूव करेगा? बाहर से अंदर के अंदर से बाहर? पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां तक फ्लो करता है? हाई टू, बट नेगेटिव कहां से फ्लो करता है? यहां पे दोनों क्या है? पॉजिटिव। अगर अंदर वाला कनेक्टर हाई पोटेंशियल पे है, बाहर वाला क्या है? वायर से कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज कहां से कहां जाएगा? अंदर से बाहर जाएगा। और ये प्रॉपर्टी यूज करते थे वेन डेग्रा फिल्टर में। आप छोटी बॉडी को चार्ज देते थे, बाहर से कनेक्ट करते थे, वो चार्ज सारा बाहर सरफेस पे जाता था। आप बताओ इतने से चौक को चार्ज करना इजी है मेरे लिए, इतनी बड़ी बिल्डिंग को इंस्टेंटली चार्ज करना मेरे लिए इजी है? हम चौक को चार्ज करेंगे, चौक को माने थे कंडक्टर, चार्ज कर दिया, इसको बहुत बड़े कंडक्टर के अंदर रख दिया और दोनों को ज्वाइन कर दिया वायर से। चार्जिंग इसकी कर रहे हैं, सारा चार्ज यहां से कहां चला गया? बाहर चला गया ना, क्योंकि अंदर वाला कंडक्टर हमेशा क्या होता है? हाई पोटेंशियल पे, बाहर वाला क्या होता है? लो पे। और ये प्रूव कैसे किया हमने? ये प्रॉपर्टी यूज करके। और इसी प्रिंसिपल को यूज करके हम क्या बनाएंगे? वेन डेग्रा जनरेटर, जिसमें रेडियोथेरेपी होती है। तो रेडियोथेरेपी में क्या होता है, हमें ना चार्ज पार्टिकल को ना, जैसे सपोज करो किसी बॉडी के अंदर ट्यूमर है, यहाँ पे स्किन है, बिना स्किन कट किए, या मान लो लीवर के अंदर ट्यूमर आ गया, अब लीवर को कट करके ट्यूमर नहीं निकालना, ट्यूमर का साइज अंदर ही रिड्यूस करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से रेडिएशन आनी चाहिए, और रेडिएशन में चार्ज पार्टिकल हो, बड़े फास्ट हो, बिना कट किए इसको पेनिट्रेट करें और अंदर चले जाए। क्लास 9th में आपने ना आइसोटोप्स के यूजेस पढ़े थे, उसे लिखा था कोबाल्ट 60 यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, पढ़ा था ना। अब वो कोबाल्ट 60 कैसे यूज करते थे? कोबाल्ट 60 एमिट अल्फा पार्टिकल्स, बट वो अल्फा पार्टिकल को क्या करना है? स्पीड अप करना है। स्पीड कैसे करेंगे? अगर यहां पे चार्ज क्यू हो, आप चाहते हो ये बड़ी फास्ट इधर मूव कर जाए, बड़ी फास्ट कहां मूव करे? टुवर्ड राइट। क्या करेंगे? इसके पास एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज यहां पे रख देंगे, वो इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा या मूव करने लग पाएगा। वही चार्ज किया कि आपने आउटर कंडक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज रख दिया, उसको चार्ज कैसे किया? आउटर कंडक्टर को, बड़े कंडक्टर को चार्ज कैसे करेंगे? छोटा सा कंडक्टर उसके अंदर रखेंगे, चार्जिंग किसकी करेंगे? छोटे कंडक्टर की।
और उसको आउटर से क्या करेंगे, वायर से ज्वाइन, तो कौन चार्ज होना शुरू हो जाएगा, आउटर। आउटर बहुत ज्यादा चार्ज आ जाएगा, उसके पास एक छोटा चार्ज रखेंगे सोर्स, वो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा अट्रैक्ट, और उसकी सारी जो रिपल्शन एनर्जी होगी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में, और वो इतनी फास्ट मूव करेगा कि स्किन को पेनिट्रेट करके ट्यूमर पे हिट करेगा और ट्यूमर का साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस। ठीक है, तो बिना कट लगाए अगर आपने कोई भी ट्रीटमेंट करनी है विद द हेल्प ऑफ चार्ज पार्टिकल, हमें उनको एक्सेलरेट करना पड़ता है। और रेडियोथेरेपी में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वेन डे ग्राफ जनरेटर, उसका प्रिंसिपल कौन है, ये वाला। अब ये क्लियर हो गया। कल को पेपर में क्वेश्चन आए, कंसेंट्रिक कंडक्टर्स आर देयर, शो दैट इनर कंडक्टर्स आर ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल, कर दोगे प्रूव। ठीक है, तो ये पेपर में 2 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। और असर्शन रीजन तो है ही है कि भाई आपने अंदर वाले कंडक्टर को 1 मिलीकूलम चार्ज दिया, आउटर वाले को 10 मिलीकूलम चार्ज दे दिया, हाई पोटेंशियल पे कौन है, 90 में बच्चे गलत करेंगे कि आउटर हाई पोटेंशियल पे होगा, बट हाई पोटेंशियल पे कौन होगा, बाहर चाहे 1 बिलियन कूलम चार्ज आ जाए, चाहे अंदर मेरे पास क्या हो 1 माइक्रो कूलम, हाई पोटेंशियल पे कौन है, अंदर वाला। और चार्ज पॉजिटिव कहां से कहां तक मूव करेगा, हाई टू लो, और नेगेटिव कहां से कहां करता है, लो टू। ये चीजें याद रहेंगी, ठीक है, भूलना नहीं इसको। अगला पॉइंट, पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, बेटे केस स्टडी आती होती है इसके ऊपर। माइकल फैराडे ने पहली बार फैराडे केज बनाया था ब्रास का, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, क्यों आई थी, 0। सारा चार्ज कहां रह गया था, आउटर सरफेस पे। बेटे देख लो इधर, ठीक है, तो शील्डिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको। और ये डायग्राम ड्रॉ करो, इसमें सारी चीजें हैं। यहां पे कौन सा चार्ज नजर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड है क्या आउटवर्ड, और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है कि पॉजिटिव, इस जगह पे कौन सा चार्ज है, फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ठीक है, पोटेंशियल सरफेस पे कितना है, कांस्टेंट वी नॉट, अंदर भी कितना होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी होगी, अंदर चार्ज होगा, तुम्हें लगी पहले। तो जो 4-5 पॉइंट अभी तक किए थे सारे क्लियर हो गए, लेकिन डायग्राम ड्रॉ कर लो, इस डायग्राम में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा सरफेस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, बेटे कर ले नोट, डायग्राम समझ लग गई, ठीक है। अच्छा आगे लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड ए न्यूट्रल प्लेट, हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड अ न्यूट्रल प्लेट। एक प्लेट है, न्यूट्रल है, उसके अराउंड एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया या नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ये देखो, ये प्लेट रख दी, ऊपर कौन सा चार्ज है, इस पॉजिटिव का इसके अंदर कोई कांटेक्ट है, बिना कांटेक्ट के सिर्फ ऊपर सरफेस पे कौन सा चार्ज जनरेट किया, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये नेगेटिव चार्ज बाउंड है कि अनबाउंड है, और नीचे जो पॉजिटिव डेल्टा है अनबाउंड। इसके अराउंड फील्ड लाइन कैसे आएंगे, देखो पॉजिटिव से फील्ड लाइन कैसे निकल रही है, देखो फील्ड निकल नॉर्मल रही है, आगे जाके कर्व हो गई है, निकलेगी कैसे, और नीचे देखो सरफेस के ऊपर नॉर्मली एंटर हो रही है कि एट एन एंगल, बिल्कुल नॉर्मल हो रही है ना, चाहे फील्ड लाइन रास्ते में कर्व हो गई है बट सरफेस तक आते आते कैसे होगी, बिल्कुल नॉर्मल। नीचे पे फील्ड लाइन अवे जाएंगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था, ये ड्रॉ कर लिया। अगर इसी कंडक्टर को क्या कर दिया, ग्राउंडिंग का मतलब पता क्या होता है, अर्थ से कनेक्ट कर दो, जब भी हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे कौन सा चार्ज अर्थ में जाता है, एक्सेस, चला गया। क्या इस साइड पे कोई चार्ज रह गया, क्या इस जगह पे कोई फील्ड होगी, कहां होगी, पहले वाले। ठीक है, और अगर पॉजिटिव चार्ज भी हटा दें, ये नेगेटिव भी क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, वो भी कहां जाएगा, अर्थ में, तो कोई फील्ड होगी फिर इसके बाद, दोनों ड्रॉ करो। ठीक है, तो पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि थिन प्लेट है, उसके राउंड आपने पॉजिटिव चार्ज रख दिया या नेगेटिव रख दिया, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये 1 या 2 मार्क क्वेश्चन आता होता है, लिख लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फील्ड लाइंस अराउंड थिन चार्ज, थिन न्यूट्रल प्लेट, ये थिन न्यूट्रल प्लेट थी पहले, उसके साथ पॉजिटिव चार्ज रखा, फिर ड्रॉ किया सारी फील्ड लाइंस आपने। नमस्ते, चल रही हूं,
ठीक है जी, हो गया डन। ये थ्योरी वाला टॉपिक। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है, नॉन पोलर एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक अपनी कॉपी पे लिख लो पहले, क्या होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। डाइलेक्ट्रिक्स कौन होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। पानी कोवेलेंट कंपाउंड है, नाइट्रोजन कोवेलेंट कंपाउंड है, वुड कोवेलेंट कंपाउंड है, ऑयल कोवेलेंट कंपाउंड। ऐसे ही है ना, ऑर्गेनिक होते हैं सारे कोवेलेंट ही होते हैं ना, आयनिक तो नहीं होते ना। ये सारे किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? डाइलेक्ट्रिक। आपने हेलोअल्केन पढ़ा, हेलोअल्केन में जो क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड होता है वैसे तो कोवेलेंट है, बट उसके बाद पोलर नेचर होती है पोलर। कोई क्लोरीन क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो शेड पेयर को अपनी तरफ खींचता है, उसके ऊपर नेगेटिव पार्शियल चार्ज आता है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव पार्शियल चार्ज, तो वो पोलर से क्या बन जाता है? नॉन पोलर। ठीक है, क्या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इधर भी ऑक्सीजन है इधर भी ऑक्सीजन है, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी है उतनी इसकी है, दोनों कैंसिल कर जाएंगे, नॉन पोलर। बट HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे Cl, अब बताओ पोलर है, तो ये कौन है? कोवेलेंट कंपाउंड। तो पहली हेडिंग क्या लिखी है आपने? नॉन पोलर एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग। बस सिंपल सा लॉजिक है, खुद कंडक्ट नहीं करेंगे। वुड कभी कंडक्ट करती है, बट वुड की हेल्प से आप चार्ज स्टोर कर लोगे, वुड की हेल्प से आप वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैनेज करोगे, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हेडिंग जो लिखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि डाइलेक्ट्रिक काम क्या करते हैं। तो एग्जामिनर होता है, वाइवा में पूछता होता है कि चैप्टर 1 में हमने डाइलेक्ट्रिक पढ़ा, इसका मेन पर्पस क्या था? डाइलेक्ट्रिक तो खुद तो कंडक्ट करता नहीं ना, उसने चार्ज को पास करना है ना करंट आना है, तो ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। बस एक जगह से दूसरी जगह में इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कैपेसिटेंस है, बट अपने अंदर से चार्ज क्रॉस नहीं करने देगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है, बेसिकली दे आर इंसुलेटर, दे डोंट अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ एनी सोर्स ऑफ चार्ज और एनी करंट, बट दे जनरली ट्रांसमिट क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। इफेक्ट में कौन कौन आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है, और एक इफेक्ट नया पढ़ना भी, कैपेसिटेंस। ठीक है, कितने टाइप के हैं? नॉन पोलर एंड। तो पहले नॉन पोलर में क्या होता है बेटे? क्या ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, पोलर है कि नॉन पोलर? CO2, सेंटर पे कार्बन, इधर ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इधर खींचे, इस ऑक्सीजन उधर खींचे, दोनों ने एक दूसरे को क्या करना है? कैंसिल करना है कि ऐड कर देना है? इसका डाइपोल मोमेंट कितना होना है? जिस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 है वो कौन है? नॉन पोलर। अपनी कॉपी में लिख लो, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन होते हैं? 0 डाइपोल मोमेंट। 0 डाइपोल मोमेंट। तो जिनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है उनको क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। ठीक है, और उनकी शेप क्या होती है? लिखो, सिमेट्रिकल। 0 डाइपोल मोमेंट, सिमेट्रिकल शेप। और उसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, नेट पॉजिटिव चार्ज। नेट पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड नेट नेगेटिव चार्ज। नेट पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड नेट, जहां पे नेट वर्ड लिखा है ना उसके ऊपर लिख लो सेंटर, लिख लो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड सेंटर ऑफ नेगेटिव। इसका मीनिंग क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज ये स्फेरिकल शेप है, इसका सेंटर कहां पे है? इस जगह पे। पॉजिटिव चार्ज भी इसके राउंड सिमेट्रिकल है, नेगेटिव भी, तो शेप कैसी आ गई? और अगर इसको थोड़ा स्ट्रेच करते हैं ऐसे, एक साइड पे क्या डेवलप हो गया? पॉजिटिव, एक साइड पे क्या डेवलप हो गया? उस केस में कौन सी शेप आएगी? नॉन पोलर। तो लिखो पोलर आएगी, सॉरी। अगले कौन आ गए? ये कौन है? HCl है। Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा कि पॉजिटिव? और H के ऊपर डाइपोल मोमेंट डेवलप हो गया, कहां डायरेक्शन क्या होगी? Cl से H के, H से Cl, बना हुआ एरो। ये कौन है? पानी। आपने प्लस वन में वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी केमिस्ट्री में, वाटर मॉलिक्यूल की शेप क्या होती है? स्ट्रेट होती है कि वी शेप होती है? बेंट होती है। क्यों होती थी? लोन पे रिपल्शन, लोन पे बोन्ड पे रिपल्शन नहीं होती थी ना, और एंगल यहां पे होता था 104.5 डिग्री, इतना ही आता था। अब आप बताइए, ये नेगेटिव है, ये कौन है? ये भी कौन है? दो डाइपोल हैं, एक डाइपोल इधर से आ रहा है, एक डाइपोल, दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकाल लेंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ
वो कहां आएगा, बन गया। तो जिस मॉलिक्यूल का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा वो कौन है, नॉन पोलर, और जिसका डाइपोल नहीं है वो कौन है, पोलर। क्लियर हो गया। पहले ये दोनों ड्रॉ कर लो, लिख दो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैव polar dielectrics have charge separation. Polar dielectrics have charge separation. जो डाइलेक्ट्रिक पोलर होते हैं उनमें चार्ज सेपरेशन होती है, रिजल्ट इन डाइपोल मोमेंट। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैव चार्ज सेपरेशन, रिजल्ट इन डाइपोल मोमेंट। ठीक है जी, क्लियर हो गया कि उनका डाइपोल मोमेंट डेवलप होता है। अब टॉपिक डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। सिंपल मीनिंग बताओ, पोलराइजेशन इट इज ए नाउन और वर्ब? पोलराइजेशन नाउन है कि वर्ब है? वर्ब है। इसका मीनिंग क्या हुआ हिंदी में, पोलर किया जाए, जो नॉन पोलर थे उनको क्या बना दे, पोलर, और जो ऑलरेडी पोलर हैं उनका डाइपोल मोमेंट है, उनके डाइपोल को अगर कुछ लो डाइपोल मोमेंट उससे क्या करते हैं, हाई लिख दो। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में क्या करते हैं, दो चॉइसेस हैं, इधर 0 टू नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट लिखो, इधर 0 टू नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, ये काम करेंगे, लिख लो। इधर बेटे लिखो, इधर 0 टू नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, ब्रैकेट में लिख लो नॉन पोलर टू पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, पोलर करेंगे। कैसे पोलर करेंगे, उसका जीरो डाइपोल मोमेंट से नॉन जीरो कर देंगे। सेकंड क्या करेंगे, और क्या करेंगे, लो डाइपोल मोमेंट टू हाई डाइपोल मोमेंट, लो डाइपोल मोमेंट टू हाई डाइपोल। पहले डाइपोल मोमेंट कम था, ऑलरेडी देवर पोलर, बट उनको क्या कर दिया, उनका डाइपोल मोमेंट और इंक्रीज कर दिया। नॉन क्या कर दिया हमने, लो डाइपोल मोमेंट टू हाई डाइपोल मोमेंट। इज इट ओके, कोई डाउट इसमें पहले? तो ये कल करेंगे हम डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। 2 या 3 दिन का काम रह गया, इस वीक हमारा ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट होगा। ये करने के बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो बेटे कॉपीज खोल लो, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन टॉपिक चल रहा था हमारा। बट वंश बैठ जाओ। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि पोलराइजेशन प्रथम सामने देखो, पोलराइजेशन क्या होती है, वर्ब है कि नाउन है? वर्ब पढ़ी थी ना हमने। इसमें हम या तो नॉन पोलर को क्या करेंगे, पोलराइज कर देंगे, और जो ऑलरेडी पोलराइज है, जिनका डाइपोल मोमेंट पहले से ही है, उसके डाइपोल मोमेंट को क्या कर देंगे, मोर पोलराइज कह सकते हो, ये कर देंगे। ठीक है, तो ये हेडिंग डाली डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब ये डायग्राम ड्रॉ करो दोनों। चलो हैप्पी बर्थडे। चलो बैठ जाओ। चलो नहीं, इट्स ओके। चलो बनाओ फिर, चलो पढ़ ले। तो मेरे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन दोनों डायग्राम ड्रॉ करो। अच्छा, E0 का क्या मीनिंग है यहाँ पे, E0 इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई नहीं। क्या ये स्फेरिकल शेप में है कि एक्सटेंडेड ऑब्लेट है या एलिप्टिकल है? इसका मीनिंग क्या है, ये नॉन पोलर है सारे, सिमेट्रिकल है ना सारे। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे ही है, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ पॉजिटिव। इनमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। फार्मूला लिख देना, P इक्वल टू 0। अब क्या अप्लाई किया, यहां पे क्या अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक लेफ्ट टू राइट जा रही है कि राइट टू लेफ्ट? यहां पे कौन सा सोर्स होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव होगा, और यहां पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, उठो चलो, बेटे क्लास टीचर करवाओ, मैंने थोड़ा करना है, मैंने नहीं करना है, मेरे को पता ही नहीं है ना, क्लास टीचर को करवाओ, मुझे तो पता ही नहीं। देखो इधर E की है नॉन जीरो, अप्लाई क्या किया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेफ्ट टू लेफ्ट साइड पे क्या होगा,
और राइट पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो डाइलेक्ट्रिक जिसकी शेप क्या थी? स्फेरिकल थी, क्या हो जाएगी? पोलराइज हो जाना। ये कौन है? पोलर मॉलिक्यूल। तो दिस इज नोन एज पोलराइजेशन। अच्छा, पोलराइजेशन से एक साइड पे नेगेटिव, दूसरी साइड पे कौन आ गया? पॉजिटिव। क्या सारे नेगेटिव एक साइड पे आए हैं? ऐसा कुछ हुआ है? नहीं ना। उसका रीजन क्या है? मॉलिक्यूल ब्रेक। अगर ये मॉलिक्यूल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी ज्यादा लगा दी, जब ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ब्रेक ही हो गया, उसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या बोलना है? अगर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होती है तो डाइलेक्ट्रिक आउट ऑफ ऑर्डर होगा, विदाउट एनी यूज। ठीक है, और उसके लिए बहुत सारी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ती है। तो जब भी आपने डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज करना है, आपने डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं करवानी। यू हैव टू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू सर्टेन लिमिट बियॉन्ड विच द डाइपोल विल ब्रेक। वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, लग गया पता? अच्छा, एक साइड पे सारा नेगेटिव आ रहा है, दूसरी साइड पे क्या आ रहा है देखो, और मिडल में देखो पॉजिटिव नेगेटिव पेयर में क्या कर जाएंगे? कैंसिल कर जाएंगे। दिस मीन्स दैट डाइलेक्ट्रिक की एक साइड पे सारा नेगेटिव जनरेट है, एक साइड पे सारा, इसको बोलेंगे पोलराइज्ड चार्ज। क्या कहना है इसको? क्या पोलराइज्ड चार्ज टोटल चार्ज जो इसके अंदर था उसके इक्वल होगा कि लेस होगा? क्या ये वाले चार्ज जो अंदर वाले पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कुछ? ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ये कंट्रीब्यूशन है इनकी, कुछ इनकी कंट्रीब्यूशन। बट अगर ये कौन होता? कंडक्टर होता, तो सारे नेगेटिव चार्ज यहां आते, सारे पॉजिटिव कहां जाते? वहां मिडल में कुछ नहीं होना था। अब यहां मिडल में है ना चार्जेस, तो इसका मीनिंग क्या है? डाइलेक्ट्रिक जो पोलराइज करते हो 100% पोलराइजेशन नहीं होती। कंडक्टर में क्या होती है? 100% पोलराइजेशन होती है। ये डायग्राम ड्रॉ कर ली, दोनों मार्क कर लो। ठीक है, ये कौन सा केस था? नॉन पोलर से कहां तक आए हैं? पोलर तक। ये पूरा वाला केस कौन से लिए? नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए। अगला केस किसमें है? ये ऑलरेडी पोलराइज्ड है, बट क्या इनके डाइपोल अलाइंड है? अलाइनमेंट रैंडम है कि एक ही डायरेक्शन में है? इसकी डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर है, इसका डाइपोल मोमेंट उधर है, इसका डाइपोल इस साइड पे है, इसका इस साइड पे है, इसका डाउन है, इसका उस साइड है। रैंडम है ना। रिजल्टेंट वुड बी समवट लेस, इट मे बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई अभी? कोई लगाई इलेक्ट्रिक फील्ड? नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, क्या होगा? सभी की ओरिएंटेशन क्या होगी? अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या अट्रैक्ट करना? इधर नेगेटिव सारे इधर हो जाने, पॉजिटिव सारे। तो इसमें सेकंड केस में जिसमें हम ऑलरेडी जो पोलराइज्ड मॉलिक्यूल होते हैं उनको जो पोलराइज करते हैं, वो इंक्रीज द डाइपोल मोमेंट और डिक्रीज बाय हाउ? क्या हम उनको स्ट्रेच कर रहे हैं कि उनको अलाइनमेंट चेंज कर रहे हैं? बट पहले केस में क्या किया था? स्ट्रेच किया था। पोजीशन सेम थी बट वी स्ट्रेच देम। अब क्या किया हमने? उनको अलाइन किया। क्लियर हो गया? ये किसकी एग्जांपल है? HCl मॉलिक्यूल्स की सैंपल की। और प्रीवियस किसकी एग्जांपल थी? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कह लो। ठीक है, जो नॉन पोलर से। हो गया क्लियर? पहले यहां तो ठीक है पहले। तो डायग्राम क्लियर हो गई। डाइपोल मोमेंट इस केस में नॉन जीरो से इंक्रीज हो रहा है। पिछले केस में कितना था? पहले जीरो, और बाद में कितना हो गया? इंक्रीज, नॉन जीरो। ठीक है, क्लियर हो गई चीज पहले। और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक लिमिट से नीचे होनी चाहिए, जिसके बियॉन्ड क्या होगी? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं करनी। जनरली डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन में क्या होता है? आग लग जाती है। ये मॉलिक्यूल जब ब्रेक होंगे ना, चार्जेस इंस्टेंटली फ्री हो जाएंगे और वो बड़ी हाई स्पीड पे रश करेंगे, और बाहर तो जा नहीं सकते। उनकी सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट। तो हीट जब जनरेट होगी, मटेरियल की कोई ना कोई इग्निशन टेम्परेचर होगा, और अगर वो टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर को क्रॉस करता है तो इसको क्या होगा? इट कैचेस फायर। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन पे जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसको आग लग जाती है। तो हमने वो अवॉइड ही करनी सिचुएशन, लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड पे काम करना। हो गया क्लियर पहले? अच्छा, पहले डाइपोल मोमेंट कम था, अब ज्यादा हो गया, या पिछले केस में पहले जीरो था अब नॉन जीरो हो गया? बेटे हूटर बजा, बाद में डिस्कस करते हैं इसके बारे में। नहीं, कुछ नहीं करना, इधर सामने देखो। सेम गौतम। अच्छा बेटे ये देखो, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है। अच्छा बेटे इधर, ये डाइपोल मोमेंट और ये डाइपोल मोमेंट, इनकी डायरेक्शन सेम है कि डिफरेंट है? सेम गौतम। सेम डायरेक्शन है कि ऑपोजिट है? इनका रिजल्टेंट ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा? कितने डाइपोल नजर आ रहे हैं इसमें? तो रिजल्टेंट कितना होगा? 6 टाइम P। टोटल डाइपोल मोमेंट निकाल लोगे आप? सैंपल का वॉल्यूम कितना है? कैसे निकालेंगे? ये सैंपल की शेप कैसी है? 2D में रेक्टेंगल है, बट अगर 3D स्पेस में देखिए कैसा होगा?
क्यूबॉइड होगा। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एल बी एच। तो अगर लेंथ ब्रेथ इंटू एच मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। प्रथम कोई प्रॉब्लम है? सम देखो, अपनी कॉपी पे लिखो पोलराइजेशन वेक्टर, लिखो पोलराइजेशन वेक्टर। हिमांशु लिख लो पोलराइजेशन वेक्टर लिखो। अच्छा, पेपर में ना पोलराइजेशन वेक्टर यूनिट्स आएंगे, डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। लिखो क्या होता है? टोटल इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, ये लास्ट टाइम में लिखा हुआ है। जितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है वो डिवाइड बाय वॉल्यूम। सही गौतम, कितने डाइपोल है यहाँ पे? तो टोटल डाइपोल मोमेंट कितना है? 6 टाइम ईच होगा। और सैंपल का वॉल्यूम कैसे आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, इसको क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन वेक्टर। लग गया पता? ठीक है। आगे देखो, सेम गौतम कॉपी पे लिखो, हाई डालो। इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। बेटे इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी का सिंबल क्या होता है? इसको बोलते साई, साई ई। क्या बोलना है इसको? साई ई। तो इधर आ जा, उधर बैठ, छड़ दे, इधर चल जा। साई ई, इसका सिंबल किसका है? इलेक्ट्रिक। अच्छा बेटे, कहीं एक आपने सैंपल लिया आयरन का, एक सैंपल लिया आपने प्लास्टिक, एक वुड का, तीनों को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, क्या तीनों में पोलराइजेशन सेम होगी? किसी में ज्यादा हो, किसी में। ये किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड के ऊपर कि नेचर के ऊपर? इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों पे सेम थी ना। द नेचर विच कंट्रोल द पोलराइजेशन ऑफ ए मटीरियल को क्या बोलते हैं? द प्रॉपर्टी। ठीक है, एक मटीरियल ज्यादा पोलराइज होगा, लेस पोलराइज होगा, किससे पता चलेगा? इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। तो लिख लो अपनी कॉपी पे, द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिखो ये डेफिनेशन, फिर आगे पढ़ना हमने। जो टोटल पोलराइजेशन होती है ना, कम होने की ज्यादा होने की, इस पे डिपेंड करता है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। सेम गौतम लिखो कॉपी पे। ये E0 लिखा है कि E0 लिखा है मैंने? E0। ये क्या है? एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड। कहां अप्लाई की? इस साइड पे। इधर कौन सा चार्ज आया था? इधर। और मिडल में कुछ चार्जेस थे कि नहीं थे? क्या मिडल में चार्जेस डाइलेक्ट्रिक में होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, बट वो सारे पेयर्स में क्या करेंगे? ये सारे जो भी लिखेंगे, हाँ जी बेटे, हाँ खुशहाल चाहिए। ये सारा क्या हो जाएगा बेटे? देखो इधर कैंसिल हो जाएगा। एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, और एक ये कौन सा चार्ज है? नेगेटिव पोलराइज्ड चार्ज। ये कौन है? और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड और जनरेट होगी, क्या कहेंगे उसको? पोलराइज्ड। क्या पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम होंगी डाइलेक्ट्रिक में? क्या डाइलेक्ट्रिक में ये सारे अंदर वाले चार्जेस बाउंड्रीज पे आ गए, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इससे क्या होगी? तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगी? E0 प्लस EP, यही होगा ना। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हो? ऐसे लिखते हो। पर ये दो वेक्टर क्या हैं? इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करके आएगा कि ऐड करके? वेक्टर तो ऐड ही करने हैं, बट जब डायरेक्शन ऑपोजिट थी तो क्या बन जाएगा फिर? ये मैग्नीट्यूड E0 माइनस EP। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होती है? इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब रिजल्टेंट। तो जब भी आप डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी पे, यहां तक ये ड्रॉ करो। तो E क्या है यहां पे? इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और लिखो फॉर कंडक्टर्स,
कंडक्टर्स के केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0 होती है, क्योंकि हमें पढ़ा हुआ है कि कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कभी आती ही नहीं, बट डाइलेक्ट्रिक में आएगी। कितनी आएगी? ई नॉट माइनस ईपी मैग्नीट्यूड। और जो पोलराइजेशन वेक्टर है वो हमेशा किस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है? रिजल्टेंट के। ये लिखा है ना पी प्रोपोर्शनल टू ई। ये कौन सी है? अप्लाइड है, पोलराइज्ड वाली के इफेक्टिव वाली है? कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये? ई। अप्लाइड वाली, पोलराइज्ड वाली के इफेक्टिव? इफेक्टिव, ठीक है। और यहां पे कांस्टेंट कौन आएगा? ठीक है, एक्स नहीं होना, एक्स की एक लेग आपने लंबी खींच देनी है, ठीक है। इसको एक्साए, साए, काए जो मर्जी बोल दो, ठीक है। तो जिस मटेरियल की ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसमें पोलराइजेशन भी क्या हो जाएगी? बाय डिफॉल्ट ज्यादा होगी। और जिसकी ससेप्टेबिलिटी कम होगी तो पोलराइजेशन भी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। कोई डाउट इसमें? क्लियर होगी चीज ये, ठीक है। अब लिखा हुआ देखो, वैक्यूम मींस यहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पे ससेप्टेबिलिटी कितनी होगी वैक्यूम की? 0। तो वैक्यूम में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती, ठीक है। क्लियर नोट हो गया ये? कहता है व्हाई डज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक डिक्रीजेस व्हेन इट प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड? बताओ, एक्सटर्नल फील्ड जब आप इलेक्ट्रिक पे लगाओगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, क्यों कम हो जाती है? क्या रीजन लिखोगे? कौन सी प्रोसेस हुई? डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड रखी तो क्या हुआ था उसके अंदर? एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था। इस प्रोसेस को बोलते क्या है? ड्यू टू, क्या रीजन लिखोगे? ड्यू टू पोलराइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यू टू पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एक नई जनरेट होगी ईपी विच अपोजेस द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और कंडक्टर में कितनी हो जाएगी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड? कंडक्टर में कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? डाइलेक्ट्रिक में तो कम होनी है, बट कंडक्टर में कितनी होनी है? 0 होनी। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है, हेडिंग डालो कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। तो पहले कैपेसिटर होता क्या है लिखो, 2 कंडक्टर चाहिए। देखो, वी नीड 2 equal and oppositely charged, we need 2 equal and oppositely charged conductors placed close to each other. Conductors placed close to each other. जैसे ये कंडक्टर 1 है, ये कंडक्टर 2 है। इनिशियली तो एक के ऊपर कितना चार्ज था? Q। एक के ऊपर कितना था? तो दोनों को पास रखा, पॉजिटिव वाले ने क्यू, नेगेटिव वाले को क्या करना है? रिपेल करना है कि अट्रैक्ट करना है? वैसे तो अगर ये बॉडी ना होती है क्यू चार्ज कैसे होना था? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होना था। और ये भी, बट जब दोनों पास कर दिए, यहां पे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाना है और यहां पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जानी है, ठीक है। ये पॉजिटिव ने नेगेटिव को बाउंड करना है, ये नेगेटिव ने पॉजिटिव को बाउंड करना है। और यहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी होगी टू बाउंड ईच अदर। दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। वो एनर्जी क्या होनी कैपेसिटर के अंदर। और अगर मैंने बाई चांस दोनों को वायर से ज्वाइन कर दिया, फिर क्या होना? टोटल चार्ज क्या है ना, तब दोनों के पास नेट चार्ज क्या हो गया? 0। कुछ एनर्जी स्टोर होगी, फिर कोई बाउंड अनबाउंड कुछ नहीं होना। तो याद रखना है कि कैपेसिटर में कितने कंडक्टर चाहिए आपको? 2। क्या दोनों कंडक्टर ज्वाइन होने चाहिए? एक के ऊपर पॉजिटिव होते दूसरे के ऊपर, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? बाउंड करते हैं कि रिपेल करते हैं? बाउंड करने में एनर्जी वहां पे होगी कि नहीं होगी? और वो एनर्जी सिस्टम में स्टोर होगी। हम उस एनर्जी को यूज करेंगे फ्यूचर में किसी और डिवाइस में। जो आपके मेमोरी कार्ड्स हैं, सॉफ्टवेयर चिप्स होती हैं, हम पढ़ते हैं ना i9 प्रोसेसर, i6, i5, ये सारे प्रोसेसर पढ़े ना, i3, i5, i7, i9 प्रोसेसर। ये सारे प्रोसेसर में क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर्स। फैन के अंदर देखा वो अपने व्हाइट कलर का सिलेंडरिकल बॉक्स होता है छोटा सा, देखा है? वो भी क्या है? इनका मेन एम क्या होता है? फ्रिज के पीछे कंडेंसर लगा होता है ब्लैक कलर का, इतना मोटा होता है ना। क्या चीजें सारी? कैपेसिटर। इनका मेन पर्पस क्या है? टू स्टोर एनर्जी, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए किया है, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव को जब खींचेगा अपनी तरफ तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू ई होता है ना। ये पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, नेगेटिव की होगी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए तो फोर्स होगी
कोई एक दूसरे को बाउंड करेगा फिर। तो जब तक दो इक्वल ऑपोजिट चार्ज बॉडी बहुत पास रखी हुई है तो वहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में वहां पे क्या स्टोर्ड है, एनर्जी। लिख लो, इनसाइड अ कैपेसिटर अरेंजमेंट, inside a capacitor arrangement energy is stored inside a capacitor arrangement energy is stored, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, which we can use for any electrical purpose, which we can use for any electrical purpose। हम कोई भी इलेक्ट्रिकल पर्पस में उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी जी पहले। और कैपेसिटर में ठीक है, तो यहां पे हम नोटिस करो एक कंडक्टर है V1 पोटेंशियल पे, एक क्या है V2। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा दोनों में, यही होगा ना। और ये चार्ज है डिपेंड किस पे करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दोनों कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई कर दिया तो चार्ज स्टोर भी क्या हो जाएगा, हाई, मतलब एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाए, एक बहुत ज्यादा क्या हो जाए नेगेटिव। कंडक्टर पॉजिटिव कैसे होगा, ज्यादा चार्ज गेन करके कि लेस चार्ज गेन करके। मतलब एक बॉडी के ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा आ जाए, बहुत ज्यादा पॉजिटिव आए, इसका मीनिंग उसने बड़े सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए। और एक कंडक्टर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया, उसने बड़े सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए। दोनों केसेस में Q यहां पे बढ़ जाना है, माइनस Q वहां पे बढ़ जाना है, ऐसे ही होना ना। तो अगर दो कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस आप इंक्रीज कर देते हो, एक को हाई कर देते हो, एक को लो कर देते हो, और उसको इंक्रीज कर जाते हो, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जितना ज्यादा चार्ज इनके पास होगा उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। तो कॉपी पे लिखो Q प्रोपोर्शनल टू V, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या चीज है, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप दोनों कंडक्टर में मेंटेन रखोगे ना, उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। लिखो, मोर चार्ज stored as we increase the potential difference, more charge stored as we increase the potential difference। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे चार्ज स्टोर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा चार्ज है, लिखो मोर चार्ज स्टोरेज लीड्स टू मोर एनर्जी स्टोरेज। लिखो, मोर चार्ज स्टोरेज लीड्स टू मोर एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, तो हमारी जो एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी होती है कैपेसिटर पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब फैन में कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं, दोनों क्या रीजन होता है। फैन को कंटिन्यूसली एनर्जी चाहिए आउटपुट, बट जो पीछे सप्लाई मिल रही है ना ऑल्टरनेटिंग, वो कैसे है, हाई जीरो लो हाई जीरो से, वो थोड़ी ना अप्रप्ट है। अगर वो डायरेक्ट सप्लाई करेंगे तो फैन पता क्या करेगा, फैन थोड़ा फास्ट होगा, स्लो, फिर फास्ट हो जाएगा, फिर स्लो होगा, ऐसा होता है। यहां हमारा जो फ्रिज है वो कंटिन्यूटी में रन करता है कि इलेक्ट्रिसिटी के ऑपरेशन में चलता है। सप्लाई अगर कभी ज्यादा हो गई तो फ्रिज ने ज्यादा कूलिंग कर दी, सप्लाई कम होगी फ्रिज ने कम, ऐसा होता है। यूनिफॉर्म कूलिंग चलती है ना। तो जब भी आउटपुट आपको क्या चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, बट सप्लाई पीछे से क्या मिल रही हो, अब्रप्ट हो या डिसकंटिन्यूस हो, तो हमें रास्ते में क्या लगाना पड़ता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर पीछे से सप्लाई लेता है और आगे जो सप्लाई प्रोवाइड करता है वो कंटिन्यूस प्रोवाइड करता है, खुद एनर्जी स्टोर कर लेता है। पीछे एनर्जी कभी आ रही है कभी नहीं आ रही, बट आगे सप्लाई क्या होती है, यूनिफॉर्म रेट में। ये मेन पर्पस होता है कैपेसिटर का। हमारी जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है फोन की, क्या कभी वो ज्यादा लो होती है, इंक्रीज डिक्रीज है, इंस्टेंटली होती है, हम करते हैं ना मैनुअली। क्या आपने कभी देखा फ्लक्चुएशन आती है स्क्रीन पे, स्क्रीन पे भी क्या लगे हुए इसके भी कैपेसिटर्स। मेन इन क्या है कि बैटरी से सप्लाई ज्यादा कम कुछ भी हो सकती है, बट आउटपुट क्या रहेगी। बैटरी जब ड्रेन हो रही होती है पहले 100% है, फिर 90, फिर 80, फिर 70, फिर कम हो रही है, सप्लाई कम जा रही है, बट स्क्रीन की ब्राइटनेस क्या हो रही है, सेम। ठीक है, तो जब भी आउटपुट आपको यूनिफॉर्म चाहिए तो एनर्जी स्टोरेज सेल लगाने पड़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। दूसरा काम कहाँ आता है, मेमोरी स्टोरेज में। आपके कंप्यूटर में जो प्रोसेसर मेमोरी i9 i7 प्रोसेसर है, मदरबोर्ड में सारे क्या लगे हुए हैं। अभी जो हम कैपेसिटर पढ़ेंगे वो होंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिनका साइज 1 सेंटीमीटर तक का होगा। ठीक है, और कंप्यूटर चिप में 1 सेंटीमीटर में नियरली बिलियन कैपेसिटर लगे होते हैं, क्योंकि आज जो कैपेसिटर हम यूज कर रहे हैं वो पॉइंट साइज है, जो हम पढ़ेंगे वो पॉइंट साइज नहीं है वो। ठीक है, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, हेडिंग डालो आगे, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, यानी लिख लिया ना। कैसे काम क्या होता है, अरेंजमेंट होता है किसके लिए, टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज।
और ये चार्ज बाद में जब मूव करेगा तो क्या डेवलप होगा, करंट होगा ना। तो इसलिए अंदर बड़ा सारा चार्ज स्टोर करके रखना है। फोन चार्जर के अंदर भी हमारे क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। तो स्मॉल स्पेस में बहुत सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है ये, ठीक है। तीन डायग्राम, ये डायग्राम ड्रॉ करनी है आपने, प्रिंसिपल हेडिंग डालो और डायग्राम ड्रॉ करो। आप बताइए ये एक चार्ज कंडक्टर है, पॉजिटिव चार्ज है ना, देखो इधर, क्या ये पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं। इसके बाद एक कंडक्टर प्लेस्ड है, यहां पे ये कौन सा चार्ज डेवलप हुआ है, क्यों डेवलप हुआ है नेगेटिव, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक, कंडक्शन के इंडक्शन, इंडक्शन। इधर नेगेटिव, दूसरी साइड पे क्या होगा, क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों चल रही है, वो दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे क्या ऐड करेंगे। ये बॉडी जो बी कंडक्टर है अट्रैक्ट भी हो रहा है एक ही तरफ, रिपेल भी हो रहा है। अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव खींच रहा है, बट पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर रहा है, तो इनमें रिपल्शन भी हो रही है, अट्रैक्शन भी हो रही है, एनर्जी स्टोरेज थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। सेकंड केस में क्या किया, ग्राउंड कर दिया। जब इसको ग्राउंड कर दिया है, अब कौन सा चार्ज रह गया, नेगेटिव रह गया ना। नेगेटिव वाला बाउंड चार्ज था कि एक्सेस था, बाउंड, एक्सेस कौन है, वो सारा कहां से लगा। अब यहां पे सिर्फ अट्रैक्शन हो रही है, रिपल्शन भी है। अब एक और चीज बताओ, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V1 है, इसका पोटेंशियल कितना है V2। जब किसी कंडक्टर को ग्राउंड के साथ ज्वाइन करते हो पोटेंशियल कितना होता है, 0। कितना होता है, पहले केस में पोटेंशियल डिफरेंस ये आ रहा था इतना, इधर देख लो, पहले केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V1 माइनस, और सेकंड केस में कितना रह गया, V2 कितना हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज है कि डिक्रीज है, सेम गौतम मैं मदर को फोन करूं आपके कि जो आप बोल रहे हो, पता उन्होंने कितना शर्म आनी उन्होंने, तो जो तू बोले क्लास, मेरे कान बंद नहीं गए, थोड़ी देख ले, लड़कियां भी बैठी हुई हैं, तेरी सिस्टर सामने भी इतना बोले तो चंगा लगेगा कि तुम्हारी फैमिली भी ऐसा चलता चलता ऐसे, बोल दे कोई फैमिली में ऐसा बोलता हो, नहीं बोलता ना, मेरे को पता कोई नहीं बोलता, पर क्यों अपनी फैमिली का इंसल्ट कर रहे हैं। नहीं पढ़ना ना पढ़ो, पर अपनी लैंग्वेज कंट्रोल करो, शर्म आनी चाहिए तेन, शेम ऑन यू। चलो देखो बेटे, पहले इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 माइनस V2। सेकंड केस में V1 वही है, पर V2 कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अगर इंक्रीज हो जाएगा तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। अगर आपने कैपेसिटर को चार्ज करना है तो कैसे करेंगे, तो पहले एक न्यूट्रल कंडक्टर ले आएंगे, वहां पे इंडक्शन हो जाएगी, फिर सेकंड केस में न्यूट्रल कंडक्टर को क्या कर देंगे, ग्राउंड। जैसे ग्राउंड किया उसकी कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज क्या हो जाएगी, वही तो हम चाहते थे, जितना ज्यादा कैपेसिटी हो चार्ज स्टोर करने की, ठीक है, उतना अच्छा कैपेसिटर, ठीक है। ये जो फैन के अंदर कैपेसिटर लगा होता है ना, 2-3 इयर्स के बाद चेंज करना पड़ता है। पता कब चेंज करते हैं, फैन स्लो रहता है, हम इसका रेगुलेटर 5 मार्क पे या 4 पे भी करेंगे, बट फैन की स्पीड नहीं आएगी, तो इसका मीनिंग कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज क्या हो गई हुई है, खत्म हो गई है। अब नया कैपेसिटर लगा लो, ठीक है, और क्लियर हो गई चीज पहले। तो प्रिंसिपल अगर आ गया, प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो यही डायग्राम पे आ गई, इसी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कोई पूछे कि कैपेसिटर चार्ज कैसे करता है, यहाँ पर उसकी कैपेसिटी कैसे इंक्रीज करोगे, क्या करना है आपने, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर देना है, डिक्रीज के इंक्रीज। अगर ग्राउंडिंग करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, और चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी। क्लियर हो गया ये, चलो डायग्राम ड्रॉ कर ली थी। तो यही आपने बताना, सारा नोट्स में बड़े अच्छे से लिखा हुआ है, पॉइंट्स में आगे इसको एक्सप्लेन कर देना। ये पूरी थ्योरी है, बट पेपर में थ्योरेटिकल नहीं लिखना होता, आपने पॉइंट्स में पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 बस, ठीक है। हार्डली 2 लाइन्स में मेन पॉइंट्स लिखने के, ये क्रक्स है वही मेंशन करना, सारी चीजें आलतू फालतू चीजें नहीं लिखनी। हैंड डालो, नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। यहां पे प्रोपोर्शनलिटी है, इक्वलिटी नहीं आई ना। अगर प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं, कोई ना कोई क्या डालना होता है यहाँ पे, कांस्टेंट, और यहां पे वो कांस्टेंट कौन है, क्या है, Q इक्वल टू CV। इधर तो ओके, Q क्या था, चार्ज जो बॉडी पे स्टोर होना है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। आप बताओ कि आप
कैपेसिटर जनरेट करके उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करना चाहते हो कि लिमिटेड? दो तरीके हैं, या तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई कर दो, हमारे घर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आता है 220 वोल्ट, अगर मैं 220 को और ज्यादा हाई करूंगा तो मेरे को बिल ज्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है, बट आई डोंट वांट टू मैं ज्यादा पे ना करूं, एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस बनाना है। तो बताओ दूसरा वे, वी मिनिमम हो चार्ज मैक्सिमम हो, तो सी को क्या करें, हाई के लो, हाई करें। तो अगर आपकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसी डिवाइस की ज्यादा है तो उसकी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी भी क्या होगी, हाई होगी। सो हम किसके ऊपर वर्क करेंगे, एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए वर्क करेंगे कि एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर वर्क करें? जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस बना रही है कि एनर्जी कंजम्पशन इंक्रीज कर रही है? एफिशिएंट, इसका मीनिंग दैट ट्राइंग के कोई भी डिवाइस हो कम से कम वोल्टेज गेन करे और मैक्सिमम आउटपुट। मैक्सिमम आउटपुट कैसे मिलेगी इस केस में, वोल्टेज कम कर देंगे तो सी को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पे सी कौन होती है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है, ये लिख लिया आपने, हेडिंग डाल ली, फॉर्मूला लिखो क्यू इक प्रोपोर्शनल सीवी, ये लिखो। और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, फैरेड, ठीक है। आपने अगर ये फैन का कैपेसिटर देखोगे ना, उसके ऊपर ये लिखा होगा 12 म्यू म्यू एफ, क्या लिखा होना है, 12 म्यू म्यू, म्यू म्यू का मीनिंग क्या हुआ, माइक्रो माइक्रो, 10 पावर -12, एफ का मीनिंग क्या है, फैरेड, लगा पता? तो 12 इंटू 10 पावर -12 फैरेड, होगी क्लियर? हाँ जी बेटे, उन्होंने कहीं पिको फैरेड भी लिख देंगे, कहीं म्यू म्यू एफ लिख देते हैं। हमारा अर्थ भी एक कैपेसिटर है, हम अर्थ की भी कैपेसिटेंस काउंट करेंगे अभी, ठीक है बेटे, कर ली नोट, यहां तक हो गया, ये लिख लिया, यूनिट क्लियर हो गया, फैरेड। 1 फैरेड बहुत बड़ी कैपेसिटेंस है, आगे पढ़ेंगे कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फैरेड नहीं होती, हमेशा वो पिको फैरेड में मिलती है, बड़ी कम होती है, 10 पावर -12 में मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले किसका देखो हेडिंग, हेडिंग डालो, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ये फ्रिज का कंडेंसर है, फ्रिज के बिल्कुल बॉटम पे पीछे देखना ब्लैक कलर का स्फेरिकल बॉक्स लगा हुआ है, वो आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर है। वो आइसोलेटेड क्यों बोला पता है इसको, अकेला है। कैपेसिटर में कितने यूनिट चाहिए आपको, एक कैपेसिटर बनाने के लिए कितने यूनिट चाहिए होते हैं, ये अकेला है, दूसरा यूनिटर कहां पे होगा, इन्फिनिटी पे, कहां होगा, ये सपोज करेंगे कि जब भी आपको सिंगल यूनिटर दे देंगे स्फेरिकल, एक ये है, दूसरा कहां पे है, इन्फिनिटी। चार्ज कितना है इसके ऊपर, क्या चार्ज कंडक्टर के अंदर आ सकता है, कहां पे आएगा, बाहर आ गया। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, रेडियस कितना है, आर, इसका पोटेंशियल ऑन द सरफेस क्या होगा, क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, के क्यू बाय आर स्क्वायर के आर, ये लिख दिया। और कैपेसिटेंस क्या रहती है, क्यू इक्वल टू सीवी होता है ना, तो क्यू की जगह क्या पुट कर दिया, यहाँ पे सी इक्वल टू क्यू बाय वी है। सॉल्व करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। इसका मीनिंग, इफ यू वांट टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, उसका रेडियस छोटा कर दो कि ज्यादा कर दो। और एट प्रेजेंट सबसे बड़ा कंडक्टर हमारे पास कौन सा, अर्थ है, उसका रेडियस कितना है, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर या 6.4 10 पावर 6 मीटर, ठीक है। लिखो सेम गौतम, रहने दो, मत लिखो, नॉट लिखो बेटे, यहां पे लिखो और लिख लो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, लिखो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। अगर आपने अर्थ की कैपेसिटेंस निकाली तो आर की वैल्यू क्या पुट करनी है, लिखो 6.4 10 पावर 6, और आपको पता आंसर कितना आएगा, अर्थ की कैपेसिटी होती है 711 माइक्रोफैराड। और ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि अर्थ की कैपेसिटेंस 7 माइक्रोफैराड, यहाँ कितनी, फैरेड कैपिटल एफ, ठीक है। तो ये यूनिट्स हैं इसके, बाकी हम आगे कंटिन्यू कल करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से।